हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एबीएन नॉलेज। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ रहे थे कैटलिस्ट और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कैटलिस्ट में कुछ टर्म्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं और उसके अलावा कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैटलिस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कैटलिस्ट की कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम कैटलिस्ट, पर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद के कंपोजिशन के अंदर वो चेंज नहीं करते। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं कैटलिस्ट के कुछ टर्म्स के बारे में। कल हमने कैटलिस्ट के टाइप्स पढ़े थे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और एक्शन के बेसिस पर। अब एक्शन के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती है। एक तो है कैटलिस्ट, प्रोमोटर और एक है कैटलिस्ट पॉइजन। अब ये कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट का क्या काम है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो कैटलिस्ट प्रमोटर का क्या काम है? इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना। Catalyst promoter are the substance which increase the activity of catalyst। जैसे हमने हेबर प्रोसेस देखा था, N2 + 3H2 रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर आपका जो Fe है, आयरन है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम कर रहा है मतलब ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को, अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन को बढ़ा रहा है। अब अगर मैं इसमें कुछ अमाउंट में मोलिब्डेनियम पाउडर ऐड कर दूं तो ये मोलिब्डेनियम पाउडर क्या करेगा? Fe की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे इस रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस मोलिब्डेनियम का काम क्या है? Fe की एक्टिविटी को बढ़ाना, और इस Fe की एक्टिविटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। इसे हमने क्या कहा? कैटलिस्ट प्रमोटर। तो मोलिब्डेनियम पाउडर इज अ कैटलिस्ट प्रमोटर। इसी तरह से कैटलिस्ट पॉइजन, यहाँ हमने बोला कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज जो करे वो प्रमोटर, तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे वो पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन। सेम रिएक्शन में बात करें, N2 + 3H2 से अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है। आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, मोलिब्डेनियम पाउडर कैटलिस्ट प्रमोटर का। अब इस मोलिब्डेनियम पाउडर की जगह पे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कर देगा डिक्रीज, मतलब इसकी एक्टिविटी को, Fe की एक्टिविटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये आयरन की सरफेस पर इससे बाइंड हो जाएगा। आयरन की कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जब खुद बाइंड हो जाएगा तो इसके लिए जगह नहीं बचेगी, इसके लिए जगह कम बचेगी, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो मेटल सरफेस है वो रिएक्शन में हेल्प कैसे करती है? मेटल प्लेन सरफेस है, मेटल के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो फ्री साइड्स होती हैं, फ्री साइड्स का मतलब खाली स्पेस, खाली वैलेंसीज, तो उन पर वो गैसेस को अट्रैक्ट करके एक वीक बॉन्ड बना लेती है और गैसेस के बॉन्ड को वीक करके उन्हें ब्रेक कर देती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बाइंड हो जाएगा तो इन दोनों के लिए जगह कम बचेगी, तो इसकी एक्टिविटी कम हो गई। अब जब इसकी एक्टिविटी कम हो गई, एक्टिविटी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गई, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने बोला कैटलिस्ट प्रमोटर। लेकिन जब हमने मोलिब्डेनियम मिलाया था तो मोलिब्डेनियम का जो पाउडर है, मोलिब्डेनियम के पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अब बाइंडिंग के लिए इनके पास और ज्यादा साइट्स आ गई, तो इस तरह से वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये दो टर्म्स हैं जो यूजफुल हैं कैटलिस्ट को पढ़ने के अंदर, कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। तो अब हमने पढ़ा कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन। अब इसके आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है
कि ये चेंज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन खुद की अमाउंट और खुद के कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की स्पीड को कहते हैं। रिएक्शन तेज हो रही है या धीरे हो रही है, या तो तेज कर देगा या धीमे कर देगा, तो चेंज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन कंपोजिशन, खुद का कंपोजिशन और अमाउंट को चेंज नहीं करेगा। इटसेल्फ रिमेन सेम, खुद सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे कोई कैटलिस्ट है मोलिब्डेनियम, ठीक है, तो मोलिब्डेनियम ही रहेगा, मोलिब्डेनियम का कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बना लेगा। कोई आयरन है तो वो आयरन उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करके कुछ और नहीं बना लेगा, वो आयरन का आयरन रहेगा और एट द एंड वो आयरन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब आयरन की जो अमाउंट मैंने शुरुआत में ली थी वही की वही अमाउंट मुझे लास्ट में भी मिल जाएगी रिएक्शन होने के बाद। तो मेरे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन सेम, there is no change in composition and amount of catalyst, there is no change in composition and amount of catalyst। second point है आपका very small amount are required to catalyze a reaction, मतलब किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए मुझे बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं जरूरत है कैटलिस्ट की, बहुत छोटी अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में भी मैं कैटलिस्ट को मिक्स करूंगी तो वो कैटेलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा, उसको बहुत सारी अमाउंट मुझे यूज़ नहीं करनी पड़ रही, बहुत छोटी अमाउंट में रिएक्शन मिक्सचर में डालूंगी और वो उसको कैटेलाइज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। तो सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत छोटी अमाउंट में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट है डजंट इनिशिएट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है, रिएक्शन की रेट को कम कर सकता है। ऐसी रिएक्शन जो होती ही नहीं है, आपके पास दो तरह की रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है जो अपने आप हो जाती है नेचर में, आपने मिक्स करा और अपने आप हो गई, आपको हीट वीट देने की जरूरत नहीं पड़ी या बाहर से कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट कई रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है कि जो रिएक्शन खुद से नहीं होती, आपको बाहर से कोई सोर्स देना पड़ता है, आपको हीट देनी पड़ती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है या और कोई एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है वो। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हो गया। तो हमारे पास जो कोई रिएक्शन होती है ना, उन्हीं को कैटेलाइज कर सकता है। मान लो A+B CD नहीं बनाते, तो अगर मैंने मिलाया तो वो CD नहीं बना सकता, अगर बनाते हैं तो उसकी रेट को बढ़ा सकता है। ऐसी रिएक्शन जो नहीं होती उनकी एनर्जी में ये चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी पर डिपेंड करता है, और ये दोनों चीजें एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो ये एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, ये जो रिएक्शन होती है उनकी रेट को बढ़ा सकता है। इट डजंट इनिशिएट अ रिएक्शन। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब है? स्पेसिफिक नेचर का होता है एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, सारी रिएक्शंस को नहीं कर सकता। जैसे कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, माल्टोज आपका एक शुगर है, शुगर का टाइप है। माल्टोज को जब ग्लूकोज में चेंज करता है तो माल्टेज एंजाइम करता है, वो एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। तो वो बायोकैटलिस्ट माल्टेज जो है वो माल्टोज को ही ब्रेक कर सकता है, वो सबको नहीं ब्रेक करेगा, वो सुक्रोज को ब्रेक नहीं कर सकता। तो हमारे पास इसका नेचर कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है, डजंट कैटलाइज ऑल रिएक्शन। एक कैटलिस्ट सारी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। हो सकता है वो दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर दे, कैटलिस्ट प्रमोटर का काम कर दे। जो एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है दूसरी रिएक्शन के लिए भी कैटलिस्ट का काम करेगा। तो मतलब स्पेसिफिक नेचर का होता है, हर रिएक्शन के लिए एक अलग कैटलिस्ट होता है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इक्वली इफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ी। रिवर्सिबल मतलब जो
फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होती है और बैकवर्ड में भी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, तो इसे रिवर्सिबल बोलते हैं। और एक होती है इरिवर्सिबल, प्रोडक्ट बनने के बाद वापस रिएक्टेंट नहीं बनता। तो अगर कोई रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए N2+3H2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे अमोनिया बनती है और इसमें कैटलिस्ट का काम करता है आयरन। तो ये जो आयरन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनने की रेट को भी चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को भी इंक्रीज करेगा। मतलब जितनी जल्दी इन दोनों से ये बनेगा उतनी ही जल्दी ये वापस से इन दोनों को बना लेगा। तो इक्वली इफेक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट का, मोर एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैटलिस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि अब एक फिर से बायोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हम मान रहे हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारे जो एंजाइम है ये प्रॉपर वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इन एंजाइम के काम करने की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। जब हमें फीवर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये हम वीकनेस महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती किसी वर्क करने की। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सबसे ज्यादा तेज वर्क करते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, ठंडे भी तो पड़ जाते हैं कई बार, तो कम हो गया बढ़ गया, दोनों नुकसान है। वो एक जो 30 और 35 या 30 to 40 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है उस पर एंजाइम सबसे अच्छे तरह से वर्क कर रहे हैं। तो यही है इसके अंदर कि मोर एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कैटलिस्ट है वो सबसे तेजी से वर्क करते हैं। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट के, और ये कैटलिस्ट का टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने जो कैटलिस्ट के अंदर पढ़ा था वो उसके टाइप पढ़े, दो तरह से क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और एक्शन के बेसिस पर। फिर कुछ डेफिनेशन जैसे कैटलिस्ट, प्रमोटर एंड पॉइजन, और लास्टली हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में या कैटलिस्ट के पहले के टॉपिक में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।